नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास में सबसे खास खबर हिंदुस्तान के लिए भी और पूरे बिहार के लिए भी। खास तौर से ये खबर है कि कुछ ही घंटों के बाद हम 28 अक्टूबर की तारीख में पहुंच जाएंगे और ये वो ऐसी तारीख होगी कि 28 अक्टूबर को बिहार की इक़्तिदार पर कौन काबिज होगा, उसका जो पहला मरहला है, पहले मरहले की वोटिंग 28 अक्टूबर को होनी है। और अब तक पहले मरहले में जो कैंपेनिंग होती रही, कहते हैं ना कि बहुत सुन लिया और बहुत कहने का मौका दे दिया नेताओं को, अपने वादों को गिनाने का, अपने दावों को गिनाने का। तो नेताओं की बारी हुई खत्म और अब अवाम की बारी आई है, जब अवाम, बिहार की 16 जिलों की अवाम पहले मरहले की वोटिंग के तहत 71 सीटों के लिए अवाम अपना फैसला ईवीएम के जरिए बंद करेगी। तो आज इसी पर हमारी खास पेशकश है कि बिहार वोट दीजिए। क्योंकि जमहूरियत हमें यही वो ताकत देता है कि चाहे वो कितनी भी मजबूत सरकार हो या चाहे वो कितना भी कोई कमजोर कोई कैंडिडेट हो या कमजोर पार्टी मानी जाती हो, अवाम चाहे तो कमजोर को मजबूत बना सकती है और अवाम चाहे तो मजबूत से मजबूत जाने वालों को धूल चटा सकती है। और ये जो अवाम के हाथ में हथियार है वो है वोट का हथियार। यानी आप अपना वोट देकर, आप अपना कीमती वोट देकर आप किसे चाहते हैं कि वो आपकी खिदमत करे, बहैसियत ऐसी पार्टी जो इख्तिदार में हो, बहैसियत ऐसी पार्टी जिसका कोई लीडर वजीर आला हो, ये आपकी ख्वाहिशों पर मुनहसर है। आप किसे चाहते हैं कि बिहार के इख्तिदार की बागडोर उनके हाथों में हो, ये अवाम के हाथों में है कि अवाम जिसे चाहें चुन लें। और ये जो चुनने का हक है ये बहुत अहम है। जमहूरियत में ये इतना ताकतवर और इतना बेहतरीन और इतना मजबूत ये हथियार है जिसका कोई मोल नहीं है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि हम किसी ना किसी चीज से मुतासिर होकर हम अपना वोट देने का जो मन है वो बदल लेते हैं, राय बदल लेते हैं, लेकिन ये राय आपकी सिर्फ आपके अपने दिमाग से होनी चाहिए। जब आप वोट देने जा रहे हो तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप किसे चाहते हैं कि अगले 5 सालों तक वो हुकूमत करे और वो पार्टी सरकार में हो और आपके लिए कवानीन बनाए। तो हम आपको बता दें कि इस खास मौजू पर हमारे साथ बातचीत के लिए बहुत सारे मेहमान भी होंगे और हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की उनकी कोशिशें हैं पार्टी के लेवल पर और जो अलग अलग तंजीमें हैं उनके लेवल पर, कितनी बेदारी के लिए उन्होंने कोशिशें की हैं कि आवाम को बेदार किया जाए, किस हद तक वो इस कोशिश में कामयाब हो पाए हैं। इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तौकीर आलम जो आरजेडी के लीडर हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे अजफर शमसी जो तर्जुमान है बीजेपी के, हमारे साथ होंगे मौलाना अनिसुर रहमान कासमी जो सदर हैं ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के, और हमारे साथ होंगे डॉक्टर एजाज अली जो नेशनल प्रेसिडेंट है यानी कौमी सदर हैं ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के। तो चूंकि जितना भी ये ताम झाम, ये हेलीकॉप्टरों का आना, ये गर्द गुबार उड़ाना, ये अब माइक से बहुत गूंजती हुई आवाज और ये जोरदार नारे और एक दूसरे को ऊंचा या नीचा दिखाने की तमाम हरबे, इन सब चीज का जो दारोमदार है, वो जो इन्हिसार है, वो आकर वोटर्स की उंगलियों पर टिक जाता है कि आखिरकार वोटर की जो उंगली है वो किस बटन पर दबेगी और किसे वो अपने लिए ये मौका देगा कि वो उस पर हुकूमत करे। मैं आपको सबसे पहले 2015 का एक बार जरा जल्दीबाजी में एक सरसरी नजर डालते हैं कि 2015 में जो रिजल्ट आया था इससे पहले, तो उसमें किन पार्टियों को कितने सीटें मिली थी। 2015 के आपने देखा कि 80 सीटें मिली थी आरजेडी को, ये कुल है, कुल सीटों में 2015 में आरजेडी को 80 सीटें मिली थी और जेडीयू को मिली थी 71 सीटें। लेकिन यह याद रखने की बात है कि आरजेडी और जेडीयू ने 2015 में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। बीजेपी को मिली थी 53 सीटें, तब यह अलग कैंप था, इस बार जेडीयू बीजेपी के साथ है। कांग्रेस को मिली थी 27 सीटें 2015 में, जबकि ये आरजेडी और जेडीयू एक साथ थे। आरएलएसपी को मिली थी 2 सीटें, तब ये बीजेपी के साथ थे। और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 1 सीट यानी जीतन राम मांझी की
पार्टी को 1 सीट मिली थी और CPI-ML को 3 सीटें मिली थी, भाकपा माले जिसे कहते हैं जो इस बार अजीम इत्तेहाद के साथ हैं, और इंडिपेंडेंट को 4 सीटें मिली थी। ये कुल 243 का जो आंकड़ा है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि 80 सीटें आरजेडी की और जेडीयू की जो सीटें हैं 71, तो ये दोनों एक साथ मिलकर, और कांग्रेस की सीटें 27, तो इन तीनों ने एक साथ मिलकर हुकूमत बना ली थी। लेकिन ये बाद में ऐसा होता है बिहार में कि 2-2.5 सालों के बाद नीतीश कुमार इस खेमे से अलग हो जाते हैं और फिर वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं, और फिर अब जो है वो एनडीए है, यानी अब मुकाबला है एनडीए में जेडीयू बीजेपी एक साथ है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा उनके साथ है, विकासशील इंसान पार्टी उनके साथ है, और कहा तो यह भी जा रहा है कि एलजेपी भी उनके साथ है। लेकिन एलजेपी वालों का कहना है कि हम बीजेपी के साथ हैं, हम जेडीयू के साथ नहीं हैं। और इसी दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो अजीम इत्तेहाद है उसमें आरजेडी है, कांग्रेस है और बायां महाज है। तो ये एक फाइट जो है अब 2 महाजों के बीच होता नजर आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, और भी कई महाज इसमें शामिल हैं, जिसमें ग्रैंड सेकुलर डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM है, जिसमें RLSP है जो पिछली बार बीजेपी के साथ थी, जिसमें और दूसरी पार्टियां हैं, भारत समाज पार्टी है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी है मायावती की। उसके अलावा भी एक और इत्तेहाद है जो पप्पू यादव की पार्टी है, उसके साथ चंद्रशेखर आजाद जो जिन्हें भीम आर्मी का चीफ कहा जाता है उनकी पार्टी, पप्पू यादव की पार्टी और SDPI, ये तमाम पार्टियां मिलकर एक अलग इत्तेहाद हैं। तो बहरहाल ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। हम सीधे रुख करेंगे अब अपने मेहमानों का, और सबसे पहला मेरा सवाल होगा डॉक्टर एजाज अली से, जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के। डॉक्टर एजाज अली से हम सवाल करेंगे, लेकिन मुझे लगता है वो हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं। हम रुख करते हैं तौकीर आलम का। तौकीर साहब, पहला बरहला होने जा रहा है, क्या धड़कनें तेज हैं? क्या आरजेडी के लीडर होने के नाते आपको भी यह लग रहा है कि पता नहीं कल अवाम किस जानिब ऊंट को बिठा दे? और क्या आपको लग रहा है कि इस बार जो वोट फीसद है वो पिछले बार के मुकाबले ज्यादा या कम होगा, चूंकि भीड़ बहुत दिख रही रैलियों में? मैं ये बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, जी हाँ बोलिए। इस चुनाव में जो जन सैलाब हमारे साथी तेजस्वी यादव के प्रति जो प्रेम सद्भाव और A to Z की पार्टी का संदेश जो दिया है, और सबसे अहम मुद्दा उनका बेरोजगार को खत्म करना और बिहार प्रदेश को एक नया प्रदेश का मुहिम को तेज करने का ही नतीजा है कि पूरे बिहार प्रदेश के सभी विधानसभाओं में एक अपार जन सैलाब उमड़ पड़ा है, और चारों तरफ पूरे बिहार में एक ही नारा है, अब की बार तेजस्वी सरकार। कारण क्योंकि ये देश बिहार में शिक्षा चौपट हो गई, इस बिहार में स्वास्थ्य चौपट, उद्योग चौपट, बेरोजगारी चौपट, और यहाँ का नल जल पानी चौपट, और उसी बीच इनके सहयोगी साथी जी केंद्र सरकार, जिन्होंने नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जो दर्ज कराई, वो बहुत ही शर्मसार रिपोर्ट था, जिसे बिहार इस रिपोर्ट से काफी शर्मिंदा महसूस हुआ, और इनकी सारी सुशासन प्रशासन की पोल खोल दी। जनता इससे भी असंतुष्ट है। और सबसे बड़ी बात कि इस महामारी कोरोना के महाकाल में बिहार के हमारे सुशासन बाबू नीतीश कुमार ने जो सारे इस प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को लाने से इनकार कर दिया, और कहा कि ये हमारे प्रदेश में आएंगे तो बीमारियां फैल जाएगी, लूटपाट डकैतियां अपार चरम सीमा पर चल जाएगा। इस बातों से भी हमारे गरीब दलित मजदूर बहुत ही नाराज हैं। ठीक है, मैं नाराजगी किस बात पे है, खुशी किस बात पे है, उससे थोड़ा सा अलग आज हमारा मौजू है कि वोटर्स ज्यादा से ज्यादा बड़ी तादाद में घरों से निकलकर पोलिंग बूथ तक आएं और जमहूरियत के इस त्यौहार को और मजबूती के साथ और शादाबी के साथ मनाएं, क्योंकि कोरोना का दौर है, कई तरह की पाबंदियां हैं। तो क्या इसमें कुछ दिक्कतें आएंगी?
असफर शम्सी साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी के तर्जुमान हैं। असफर शम्सी साहब, मैं आपके पास भी आ रहा हूं कि रैलियों में हेलीकॉप्टर तो उड़ गए, उनके लिए कोई कोरोना का मामला नहीं था, लेकिन क्या घरों से आवाम या वोटर निकलकर बूथों तक आएंगे? क्योंकि बूथों पर 1000 वोट की कैद है, 1000 से ज्यादा वोट एक बूथ पर नहीं होगा। इस वजह से कई जो चुनाव के लिए जो बूथ बनाए गए हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कुछ बूथ जो है वो जहां पर लोग रहते हैं उससे काफी दूरी पर भी अब हो गया है। तो क्या आपको लग रहा है कि वोटिंग फीसद में इसका असर पड़ेगा या आवाम बड़ी तादाद में बाहर आएगी और वोट करेगी? असफर शम्सी। देखिए, ऐसा है कि डेमोक्रेसी जो है वो फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल और बाय द पीपुल है। और ये एक बहुत बड़ा त्यौहार है, यानी कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का जो वोट होता है ये एक बहुत बड़ा त्यौहार है। और मुझे लगता है कि जो चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी किया है और जो पैरामीटर तय किया है, यानी कि नॉमिनेशन से लेकर के बूथ काउंटिंग तक इलेक्शन के, तो जो पैरामीटर है बूथों पर मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, थर्मल स्क्रीनिंग करना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, मुझे लगता है कि ये बखूबी इसका अमल होगा भी। अब इसमें कितनी खूबी के साथ रैलियों में इस पर अमल हुआ वो तो आपने देखा, हमने भी देखा, लोगों ने भी देखा। फिर भी आपको लगता है कि पूरी खूबी के साथ अमल हो जाएगा वोटिंग के दौरान? भारतीय जनता पार्टी की जहां भी रैली हुई है आप देखेंगे वहां लोग मास्क लगाए हुए हैं, चेयर पर बैठे हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है। लेकिन अब और कौन लोग क्या कर रहे हैं वो आपसे भी छिपा हुआ नहीं है। चलिए ठीक है, अगर आपने सारी रैलियों का हाल यूं ही देखा है। नहीं, लोगों में उत्साह है और मुझे लगता है कि लोग इस पर्व में जरूर आएंगे, क्योंकि उनके सामने एक विकल्प है, एक तरफ विकास है और एक तरफ विनाश है। तो फर्क साफ है। उन्होंने 15 साल पहले के दौर को भी देखा है कि 15 साल पहले क्या हालात थे और इन 15 सालों के अंदर किस इन 15 सालों में बिहार के 6 शहर गंदगी में टॉप 10 में आ गए। इन 15 सालों में पटना की राजधानी दारुलहुकूमत सबसे गंदा शहर गिना गया। यही बताना चाह रहे हैं आप? देखिए, इन 15 सालों में तो इतनी बेहतर हालत हुई कि प्रति व्यक्ति 2005 में 8,000 रुपये आय था। ठीक है, हम मौजू हमारा भटक जाएगा, हम मौजू पर हैं। अभी बात सिर्फ और सिर्फ वोटिंग फीसद को लेकर हम करेंगे कि क्या आवाम बड़ी तादाद में आएगी नहीं आएगी। आपने दावा किया तो मैंने आपको एक हकीकत आपके सामने रख दी। बहरहाल एजाज अली साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर एजाज अली और मौलाना अनीसुर्रहमान कासमी। मौलाना अनीसुर्रहमान कासमी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये तमाम वादे, ये तमाम दावे, कागजी हकीकत, उन सब का कच्चा चिट्ठा अगर कोई मतलब सामने लाता है तो आवाम की वोट जो है, आवाम का वोट उसकी शक्ल में सामने आता है। क्या आपको लगता है कि बिहार की आवाम इस बार कोरोना के इस पीरियड में, कोरोना के इस दौर में वोटिंग फीसद अपना उतना दर्ज करा पाएगी जहां से हम ये कह सकें कि वाकई इंसाफ के साथ और एक डिसाइसिव नतीजा सामने आया, चाहे वो जिसके हक में हो? देखिए, जहां तक वोट के लिए जाने की बात है, हम समझते हैं कि पिछले सालों के मुकाबले में वोट देने वालों की तादाद बढ़ी है। आप 2015 का इलेक्शन लें या 2019 का, और गर्चे इस वक्त कोरोना का दौर है, लेकिन जहां जहां इलेक्शन हो रहे हैं, जैसे अभी 2-3 दिन पहले ग्रेजुएट का और टीचरों का इलेक्शन, एमएलसी के लिए जो इलेक्शन था, उसमें अच्छी तादाद में लोगों ने जाकर वोट दिया। तो हम समझते हैं कि कोरोना का असर शहरों में बड़ी उम्र के लोगों पे होगा और देहातों में चूंकि कोरोना के असरात आमतौर पर नहीं देखे गए हैं जी, इसलिए वहां लोगों में कुछ इसका खौफ भी नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसका खास ख्याल रखेगा जिसका उसने ऐलान किया है। और अंदर में जहां मशीन रहती है वोटिंग की, वहां तो जाहिर है भीड़ भाड़ नहीं होती है। असल भीड़ भाड़ का मसला है लाइन में। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो सरकारी अमले होंगे वो जरूर अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेंगे और लोगों को दूर दूर पर खड़ा करेंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का अमल रहे। और जिन लोगों के पास अपना मास्क होगा तो वो जरूर लगा के जाएं।
नहीं भी होगा तो गांव देहातों में तो लोग रुमाल ठीक है। रखते हैं, बड़ा गमछा रखते हैं जी वो जरूर उसका इस्तेमाल करेंगे। जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ और हम सुलेमान लोग- साहब, थोड़ा तखफीफ में जवाब दीजिएगा कि इख्तिसार के साथ कि क्या हमने ऐसा सुना है कि कई तंजीमें जो हैं वो बेदारी मुहिम में लगातार काम कर रही हैं कि आवाम जो है ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी तादाद में आकर वोट दें, अपनी नाराज़गी है तो नाराज़गी का इजहार करें, अपनी खुशी है तो खुशी का इजहार करें। जी, तो क्या ये काम करेगा, आपको लग रहा है? देखिए इसमें शुबा नहीं, हम लोगों ने भी अपीलें की हैं और अभी भी सोशल मीडिया के जरिए या जो हमारे मेंबरान हैं, वर्कर हैं, उनके जरिए ये अपील कर रहे हैं और हमें लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग वोट के लिए जाएंगे। इसमें नौजवानों की ज्यादा अहमियत होती है और हमारी अपील भी होगी आज भी कि हमारे नौजवान जो गांव में मोहल्लों में रहते हैं वो इस बात की कोशिश करें कि लोगों को एजुकेट करें, वो बताएं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किस तरह घरों से निकलना है, लेकिन वोट जरूर जाकर देना है। ठीक है, और ये डॉक्टर एजाज अली हमारे साथ है, कौमी सदर है ऑल इंडिया यूनाइटेड वो मुस्लिम बड़ी मोर्चा के, तादाद में और खासतौर से एक बड़ी आबादी है दलितों की या दलित मुस्लिमों की, उनमें काफी इनकी पकड़ है। एजाज साहब, मेरा आपसे सीधा सवाल है कि एक तो कोरोना के दौर में ये इलेक्शन हो रहा है, पहले तो कुछ पार्टियों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई कि अगर ये तारीखें टल जाती तो बेहतर होता, लेकिन बहरहाल इलेक्शन हो रहा है और अब हम कह सकते हैं कि कुछ घंटों की बात है कि पहले मरहले के लिए आवाम जो है वो वोट करेगी और अपने ऊपर किसका इख्तिदार हो उसका फैसला करेगी। क्या आपको लगता है कि कोरोना के इस दौर में अवाम के दिल में एक डर खौफ नहीं है, और चूंकि बूथ जो है वो बढ़ाई गई हैं, चूंकि एक बूथ पर सिर्फ 1000 वोटिंग होगी, तो क्या इससे वोटिंग फीसद पर असर पड़ेगा? देखिए, जहां तक कोरोना का सवाल है, हम लोग शुरू से देख रहे हैं कि जो भी गाइडलाइंस कोरोना के हिसाब से सरकार देती है उसमें शहरों पर असर होता है, लेकिन देहातों में उसका असर नहीं देखा गया है। आप देख लीजिए कि जैसे शहर में जो कानून नाफिज किए गए, लॉकडाउन किया गया, तो उसमें तो शहरों में देखा कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था जिसके चलते लोग घरों में अपने बंद थे और शहर सन्नाटा था, सड़कें सन्नाटी थी। लेकिन वही गांव में देख लीजिए कि एक आध हफ्ता चला, उसके बाद से फिर लोग अपना मामूल पर आ गए, अपना काम धाम में लग गए। तो ये हम लोगों ने देखा है। फिर अभी जो रैलियां हो रही हैं, तो रैलियों में देखिए कि आप देखिए कि साइड शहर से साइड इलाकों में देखिए कितनी भीड़ें लगती हैं और सब लोग की रैली में भीड़ लग रही है। वहां तो कुछ महसूस ही नहीं होता कि कोरोना नाम की कोई चीज भी ये जानते हैं जी। हालांकि देखिए साइंस के हिसाब से अभी तो जितना इस तरह के रैलियां होंगी या मजमे जमा होंगे, उससे कोरोना के स्प्रेड का चांस बढ़ेगा और इसका खराब असर तो पड़ेगा ही लोगों पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो उठता है कि हम लोग ये चाहते थे कि कुछ दिनों के लिए इलेक्शन को टाल दिया जाए ताकि जब कोरोना का खत्म हो जाए मामला, उसके बाद इलेक्शन कर लिया जाए, 2-3 महीना टाल दिया जाए जी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। दूसरा चीज है कि सरकारों ने जो गाइडलाइन जारी किया, हाँ। उसके खिलाफ खुद नेता लोग रैलियां करा रहे हैं। अब उसको क्या कहिएगा? तो जो जिम्मेदारी इनको, जो लॉ इन्होंने बनाया, जो जिम्मेदारी सबसे बड़ी उनकी होती है, वो खुद जिम्मेदारी नहीं निभा पाए तो क्या होगा? ऐसी सूरत में ये देखने को मिलता है कि शहरों में भले बाइंडिंग हो वोट देने में और लोग हिसाब से जाएं वोट देने के लिए, लेकिन देहातों में इसका असर नहीं पड़ेगा और जितने बूथ पर आप मैनेजमेंट सरकार की उससे ज्यादा लोग अटेंड करेंगे, वैसे ही लगेगा जैसे कि त्योहार है, लोग मनाएंगे। तो मतलब आप डॉक्टर एजाज अली ये कह रहे हैं कि वोटिंग फीसद पर इसका असर पड़ने वाला नहीं है? कोरोना के दौर में भले इंतखाब हो रहा है लेकिन वोटिंग फीसद पर असर नहीं पड़ेगा, यह अच्छी बात मानी जा सकती है? हमको जी, हम तो ये हमारे जहन से यही है कि वोटिंग परसेंटेज पे इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ बूथ्स बढ़ा दिए गए हैं और अब बूथों पर भीड़ की भी कमी नहीं रहेगी जैसा देखने को लग रहा है। खास करके शहरों से दूर, शहरों में भले लोग अपना पाबंदी करें, शहर के लोग थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, लेकिन देहातों में ऐसा कुछ असर देखा नहीं। ठीक है, मैं जल्दी से आता हूं एक बार जरा तौकीर आलम साहब के पास, आरजेडी बारी बारी से तौकीर साहब, एक तो ये हालात हो गए कि दौर कोरोना का है
और कई तरह की इसमें नई चीजें शामिल की गई हैं, जैसे एक बूथ पर सिर्फ 1000 वोटर होंगे, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना होगा, मास्क लगा के जाना होगा और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। क्या आपको ये लग रहा है कि इन सब के एक तो ये कि कई तरह की मतलब ये ऐसा ना हो कि इसके इन इसे एक मतलब दुश्वार कुन मरहला मानते हुए वोटर अपने घरों तक रह जाएं, और तो उसके लिए क्या पार्टी लेवल पर कुछ खास आप लोगों ने हिकमत अमली अपनाई है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर घरों से निकले? जी हाँ, हमारे पार्टी बूथ स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक एक निर्देश जारी किया है कि सरकार की जो सुविधाएं हैं उनका अमल करें और सारे नियमों का पालन करें। अगर उनमें कुछ कमियां दिखती हैं तो हमारे प्रत्याशी के द्वारा और बूथ एजेंट और प्रखंड बूथ कमेटी और प्रखंड कमेटी के द्वारा सारे इंतजामात बूथ से काफी दूर पे भी हम लोगों ने कर रखा है, जैसे मास्क हो, सैनिटाइजर हो, रुमाल हो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो देकर उन्हें लगातार हम लोग अपने हर मुहिम में ये बता रहे हैं कि वोट किसी भी तरह छूटे ना और वोट दें, लेकिन टोटल एहतियात के साथ कोरोना महामारी से बचने के साथ आप अपने के वोट का मत अपने पसंदीदा उम्मीदवार को दें और किसी भी तरह इस पे समझौता नहीं करें। ये मुहिम लगातार हमारे जगदानंद बाबू और हमारे साथी तेजस्वी यादव ने हर जिला स्तरीय कमेटी को मुझे इस मौके पर वो पुराना इंतखाबात की तस्वीर याद आ रही, जब लालू यादव जो एक मॉडल जो है वो लेकर ईवीएम का वो दिखाया करते थे मंच पर कि क्या करना है, कैसे वोट देना है। बहरहाल वो इस बार तमाम लोग मिस कर रहे हैं ना, इस पर पासवान साहब भी नहीं, रामविलास पासवान साहब, लालू यादव की तस्वीर नहीं है, शरद यादव तस्वीर नहीं की है। मैं एक और सवाल आपसे करना चाहता हूं कि तौकीर राणा साहब, मुद्दे कौन कौन से ऐसे हैं जिनकी वजह कर अवाम घरों से निकलकर और वोटिंग बूथ तक जाने के लिए मजबूर होंगे? क्या ऐसे मुद्दे हैं आरजेडी के पास? इस बार तो बहुत सारे मुद्दे हैं, हर क्षेत्र में मुद्दे को गिना जाए तो लाइन लग जाएगी। सबसे पहला मुद्दा तो कोरोना महामारी के वक्त जो हमारे अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों के साथ जो हमारी वर्तमान सरकार ने जो नीति अपनाई, इससे बहुत ही ज्यादा दुखित थे। उसके बाद हमारे तेजस्वी यादव के द्वारा और समाज सेवकों के द्वारा जो नियम का पालन करते हुए कोरोना का अपने सारे मुसाफिरों को, जितने फंसे हुए कोरोना से बेरोजगारों को अपने वतन लाने, अपने देश, अपने जिला, अपने शहर, अपने गांव तक पहुंचाने में उनका अहम रोल रहा। लेकिन वर्तमान सरकार ने बिल्कुल चुप्पी साध रखा, यहां तक कहा कि हमारे पास कोई सुख सुविधा नहीं है। जब हमारी पार्टी साथी तेजस्वी यादव ने इस काम को पहल किया, बहुत दिनों के बाद फिर उन्होंने अपना हल्का हल्का काम किया। हमारे तेजस्वी यादव, ठीक है, तो ये मुद्दा अहम आपको लगता है। असफर शमसी साहब, बीजेपी को क्या लगता है कि किन मुद्दों की वजह से अवाम घरों से निकलकर कोरोना के दौर में भी बूथों तक जाएगी और वो हर हाल में वोटिंग का अपना फर्ज अदा करेगी? भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता देश में सबसे ज्यादा है। एनडीए जो हमारा गठबंधन है वो डेवलपमेंट के नाम पे चुनाव पर आया है और लोगों में उत्साह है, क्योंकि जब भी कंपेयर होगा तो 2005 में जो बिहार का बजट था वो 24,000 करोड़ था और आज बजट जो है वो 2,11,000 करोड़ है। तो सवाल ये पैदा होता है कि उस बजट से जो विकास हुआ, और जो लोग प्रवासी मजदूर की बात कर रहे हैं, तो हमारे उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया और 1,500 ट्रेनें चलाई गई जिससे कि हमारे प्रवासी मजदूर आए। दूसरी बात, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने छठ तक सभी लोगों को 5 किलो चावल, 5 किलो अनाज दिया ताकि उनको ये प्रॉब्लम नहीं हो कि उनको खाने की समस्या नहीं हो। तो आज जो लोग ये बात कर रहे हैं, और कोरोना के मामले में अभी अगर आप रिकवरी रेट देखेंगे तो बिहार की रिकवरी रेट देश में सबसे ऊपर है। ठीक है, तो आपको लगता है कि इन मुद्दों की बुनियाद पर अवाम जो है वो घरों से बाहर आएगी और एक बार फिर से आपको चुन लेगी, ये आपका कहना है? मैं अब इसका थोड़ा सा क्रॉस चेक कराता हूं, नॉन पॉलिटिकल जो लोग हैं उनसे थोड़ी इस पर बात करना जरूरी है। रहमान कासमी साहब, आपके पास फिर से मैं आ रहा हूं। क्या इस बार मुद्दे ऐसे हैं बिहार में कि जिनके वजह कर अवाम वाकई मजबूर है कि वो घरों से बाहर निकले और वोट दे और अपनी मर्जी की सरकार का इंतखाब करे?
देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही होता है कि सरकार बने और हर 5 साल के बाद नई सरकार बनती है। तो इस तरह के जो मुद्दे होते हैं, ये असली मुद्दे हैं जो आवाम के दरमियान राइज होते हैं। बाकी जो पार्टियां अपने अपने नजरिए के मुताबिक जो मुद्दे उठाती हैं, जो नजरिए पेश करती हैं, जो सवालात कायम करती हैं, वो भी लोगों में पार्टी से हमदर्दी की बुनियाद पर वोट देने के लिए जाने पर उनके अंदर जज्बात पैदा करते हैं और वो जाते हैं वोट देने के लिए। लेकिन हम समझते हैं कि बुनियादी तौर पर इसमें इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता बरसों में जो काम किया है वो ज्यादा अहम है कि हर वोटर्स को वोट देने के लिए जरूर जाना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर एजाज साहब, एक फाइनल कमेंट के तौर पर क्या अपील करना चाहेंगे बिहार के अवाम से वोट के ताल्लुक से? फाइनल कमेंट 10 सेकंड, चलिए एजाज साहब जी। किस तरह की अपील आप करना चाहेंगे बिहार के अवाम से कि वो ये जो जमहूरियत का जो हक है उसे हर हाल में निभाएं, वोट करने का हक? वो तो सही है कि वो हक को निभाना चाहिए और सरकार ने जो गाइडलाइन तय किया उसके हिसाब से करें तो अच्छा रहेगा। लेकिन इसी आड़ में एक बात हम आपसे कह देना चाहते हैं जी कि जब वोट होने लगता है तो बहुत सारे फैक्टर सामने आते हैं। सबसे बड़ा तो मजहब आता है, धर्म, जात पात आता है, इलाकायत आता है कि लोकल है कि बाहरी, ये सब होने लगता है। बिहार का चुनाव है, ये एक स्टेट का चुनाव है और यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो नीतीश कुमार का एक इम्प्रेशन सबके जहन में है कि एक अच्छा चीफ मिनिस्टर रहा है, इसने काम किया है, 15 साल तक काम किया है। तो क्या ये वजह, ये 15 साल का जवाब अभी फौरन ले लेंगे? मैंने अभी आपको गिनाया, अभी वो भी बता रहे थे कि 15 साल रहने के बावजूद भी अगर बिहार की राजधानी पटना सबसे गंदे शहरों में आती है तो फिर ये कैसा, मतलब ये किस तरह की उपलब्धि है? बहरहाल ये तर्क वितर्क का वक्त अभी चला गया 71 सीटों पर। कल अवाम अपना वोट डालेगी, अपना फैसला वो बंद कर देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। तो अवाम बिहार की, आप बाहर आइए और वोट दीजिए। आदाब।